इस जोश भरे प्रोग्राम के सदर डॉक्टर सईद अहमद फैजी साहब, मकामी एमएलए मुफ्ती इस्माइल साहब, भिवंडी से मेरे साथ आए कांग्रेस के सीनियर लीडर जनाब खालिद अंसारी साहब, एडवोकेट जासिम शेख साहब, अब्दुल मजीद सिद्दीकी साहब, मुख्तार अदील साहब और बैठ बैठे मेरे साथ मालेगांव के सभी मेन स्ट्रीम पार्टियों के सदर और मेरे सामने मौजूद दोस्तों, भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं आप सबको सलाम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी तकरीर इस बात से शुरू करता हूँ कि सबसे पहले मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, और माजरत इसलिए कि 11 दिसंबर 2019 को शाम के वक्त जब मैंने अपना रेजिग्नेशन ट्विटर पे शेयर किया, मेरा फोन ऐसा लगता था कि टूट जाएगा। यानी कभी भी ऐसा वक्फा नहीं आया कि फोन नहीं बज रहा हो। मैंने फोन को साइलेंट कर दिया। 11 बजे तक फोन बजता रहा, मैंने एक भी फोन नहीं उठाया और उस रात बेचैनी में सोया। दूसरे दिन जब उठा तो मैंने देखा कि मैं एक चौराहे पे खड़ा। मैंने तो डिसाइड कर लिया था कि सीएए के खिलाफ मैंने रिजाइन किया है और उस वक्त तक मैं अपने सर्विस को ज्वाइन नहीं करूंगा जब तक सरकार इस कानून को वापस नहीं देगी। लेकिन ये भी ख्याल था, ये डर था कि अब मैं क्या करूंगा। मेरी फैमिली, मेरे दोस्त, ये सब तरह तरह के मशवरे देते थे। मेरे जो बेहतरीन दोस्त थे उन लोगों ने मशवरा दिया कि जब आपने रिजाइन किया है तो सीएए एक मूवमेंट का शक्ल लेगा और इस मूवमेंट में आपको शामिल होना है। और आपको की मूवमेंट के फेस है, आपको भारत के कोने कोने में जाना पड़ेगा। और उसकी बात मानकर मैं भारत के कई शहरों में गया, लगभग सैकड़ों जगह पर गया। मैं कलकत्ता गया, मैं दिल्ली गया, 3 बार दिल्ली गया, मैं चेन्नई गया, मैं वालियाम्बाड़ी गया, मैं बैंगलोर गया। महाराष्ट्र में मैं एक बार मराठवाड़ा के दौरे पे निकला, विदर्भ में मैं 2 बार दौरे पे निकला, बॉम्बे के प्रोग्राम मैंने अटेंड किया। लेकिन आपसे माजरत चाहता हूँ कि मैं आपके शहर में आया। मुझे पता चला कि यहाँ पे बहुत बड़ी रैली निकली थी और जिस शिद्दत से आप लोगों ने विरोध किया था, उस शिद्दत में आप लोगों के दर्द में मैं शामिल नहीं हो सका। उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। दोस्तों, मैं आज का जो किताब का अनुमान है एब्सेंट इन पॉलिटिक्स एंड पावर, पॉलिटिकल एक्सक्लूजन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स, आप जो किताब का जो शीर्षक है, टाइटल है, जो उन्वान है, उसको पढ़ करके ही आप अंदाजा लगा लेते हैं कि किताब के अंदर क्या लिखा। कभी कभी मैं मेन स्ट्रीम पार्टी के बड़े बड़े लीडरान से मैं मिला और उनको मैंने गुजारिश की कि आइए किताब के रिलीज में किताब के टाइटल को देख करके उन्होंने समझ लिया कि अंदर क्या लिखा हुआ है। और किसी ने तो डायरेक्टली रिफ्यूज कर दिया और किसी ने एक्सेप्ट किया, लेकिन प्रोग्राम में नहीं आया। कहने का मतलब है कि जो प्रोग्राम, जो किताब का जो टाइटल है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, एकदम क्लियर कि आपका सियासी कुछ रहेगा। ये किताब मैंने इसलिए लिखी, इस किताब के लिखने के पहले यहाँ पे जो मुकर्रीन थे उनको मैं बताना चाहता हूँ कि ये मेरी दूसरी किताब नहीं, मेरी तीसरी किताब है। इसके पहले मैंने सच्चर की सिफारिश हिंदी में लिखी है, मेरी दूसरी किताब है डिनायल एंड डेप्रिवेशन, और ये मेरी तीसरी किताब है। जब मैं दूसरी किताब लिख रहा था डिनायल एंड डेप्रिवेशन, इंडियन मुस्लिम्स आफ्टर द सच्चर कमेटी एंड रघुनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट, यानी 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई थी और 2014, 15, 16 में मैंने ये किताब लिखी, लगभग 10 साल के बाद।
तो मैंने ये पाया कि मुसलमान तालीमी एतबार से, समाजी एतबार से, इक्तिसादी एतबार से, सभी एतबार से बेहद पिछड़े हुए हैं और लगभग उनका जो इक्वेशन है वो दलितों के बराबर बैठता है। कुछ इंडिकेटर्स में तो उनसे भी वो करीब है, उनसे भी पिछड़े हुए हैं। फिर मैंने पाया कि पोस्ट स्ट्रक्चर बहुत सारे स्कीमें चली थी और उन स्कीमों को कैसे नहीं नाफिज किया गया, कैसे उनको फाइल में दबा दिया गया। फिर मैंने देखा कि 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई और मुसलमानों के खिलाफ जुल्म और ज्यादती शुरू हो गई, चाहे वो मॉब लिंचिंग हो, चाहे वो डिस्क्रिमिनेशन हो, चाहे कॉमनल राइट्स हो, या उनके खिलाफ भड़काऊ भाषणें हो, या उनको जेनोसाइडल कॉल्स, ये सारे शुरू हो गए। रेजिग्नेशन के बाद जब मैं बैठा कि ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, ऐसा नहीं कि हमारे कायदीन, हमारे लीडर, हमारे एमएलए, हमारे एमपी आवाज नहीं उठाते हैं, उन्होंने आवाज उठाई, हमारे उलमा ने आवाज उठाई, हमारे एनजीओ ने आवाज उठाई, हमारे जो थिंक टैंक्स हैं दिल्ली में बैठे हो उन लोगों ने भी आवाज उठाई। लेकिन ये आवाज सुनी क्यों नहीं गई? क्योंकि हमारे पास आवाज नहीं। हमारी आवाज इसलिए नहीं है कि हम पॉलिटिकली बेहद पिछड़े हैं। जहां से आवाज सुनाई देती है पार्लियामेंट, वहां पे हमारी आवाज नहीं। जहां से आवाज सुनाई देती है लेजिस्लेटिव असेंबली, वहां पे हमारी आवाज नहीं है। फिर मैं बैठ गया लिखने के लिए, ठीक है मैं इस स्पीच पे मैं लिखता हूं। जब मैं लिखने लगा, चीजों को निकाला, परत दर परत बहुत सारी चीजें मेरे सामने आई और ये सामने आई कि मई 1949 में जब ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में 2 आर्टिकल थे और उन आर्टिकल के हिसाब से मुसलमानों को आबादी के हिसाब से सीटें रिजर्व की गई। लेकिन 26 जनवरी 1950 या ये कही कि 26 नवंबर 1949 जब फाइनल ड्राफ्ट आया कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसको हटा दिया गया। और ये सारा खेल सरदार पटेल ने एक एक करके जो माइनॉरिटी के कॉन्स्टिट्यूएंट थे, चाहे वो पारसी हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो, उनको एक एक करके मैनिपुलेट किया गया और फाइनली आखिर में मुसलमानों के कुछ जो वहां पे मेंबर थे उनको मैनिपुलेट किया गया और इस चीज को खत्म किया गया। आपको मैं बताना चाहूंगा कि इसको खत्म करने से आपको क्या होगा। आज 17 इलेक्शन के बाद पार्लियामेंट में आबादी के हिसाब से आपको 1070 एमपी होने चाहिए। कितने एमपी होने चाहिए थे? याद रखिए, सबके जुबान पे ये आंकड़े होने चाहिए। आपको आज तक 17 इलेक्शन हुए हैं पार्लियामेंट को, आपको 1070 एमपी होने चाहिए थे। आपको मिले कितने? 520 मिले। इसका मतलब है कि 550 एमपी आपकी छीन ली। 550 एमपी कम होता है क्या? आज 543 पे पूरी सरकार चल रही है। 550 एमपी आपके छीन लिए गए और इसको दिया गया अपर कास्ट हिंदूज को ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया, क्योंकि जो हिंदू ओबीसी है वो भी पिछड़े हुए हैं। एसटी और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की तो सीटें रिजर्व है, उनको जितनी चाहिए उतनी मिल रही है, लेकिन हमारी सारी सीटें अपर कास्ट हिंदूज में डिस्ट्रीब्यूट की गई। 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो आपका जो रिप्रेजेंटेशन था पता है कितना था? 22 एमपी थे और डेप्यूटेशन आपको कितना है? 70% से ज्यादा डेप्यूटेशन। आज 2019 में आपके 25 एमपी हैं और डेप्यूटेशन 69% है। यानी अगर आप 100 डिजर्व करते हैं तो आपको 31 मिला होगा और 69 से आपको डिप्राइव किया गया। दोस्तों, जब भी डेप्रीवेशन होता है तो उसका फॉल आउट भी होता है। अगर आपके बदन में किसी चीज की कमी हो जाए
तो बाद में रिफ्लेक्ट होता है। आपके बदन में शुगर बढ़ जाए तो उसके नतीजे बाद में बराबर होते हैं कि उसका क्या फॉलो होता है। इस सियासी बेवजनी का, पॉलिटिकल डेप्रिवेशन का, राजनीतिक पिछड़ेपन का क्या नतीजा हुआ? जैसे ही संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, ठीक 6 महीने के बाद, 7 महीने के बाद अगस्त 1950 में सिर्फ हिंदुओं को शेड्यूल कास्ट का दर्जा भी दिया गया और आपके समाज के जो दलित हैं उनको शेड्यूल कास्ट के दर्जे से महरूम किया गया और वो महरूमी आज तक जाए। हजारों कम्युनल राइट्स पे लाखों लोग मरे, कितनी जाने गई, लेकिन कम्युनल वायलेंस प्रिवेंशन बिल आज तक पास नहीं हुआ। आपने डिमांड किया लेकिन इसलिए उसको माना नहीं गया कि आप इस क्षेत्र में पिछड़े हुए। इतने सारे वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, उनको बचाने के लिए सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। टॉन्ट को रोकने के लिए, गालियों को रोकने के लिए, डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए, भेदभाव को रोकने के लिए सरकार ने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट पास किया है। लेकिन आपके खिलाफ इतनी जुल्म ज्यादती होती है, भेदभाव होता है, टॉन्ट दिया जाता है, आपको गाली दी जाती है। लेकिन कई कमेटियों ने ऐसा कहा है कि जिस तरह से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए एक एक्ट है, मुसलमानों के लिए भी एक एक्ट होना चाहिए, लेकिन वो आज तक पास नहीं हुआ। बहुत सारे एग्जाम्पल है कि इन सारी चीजों की वजह से आपको क्या क्या सहना पड़ा। आज तो दौर आ गया है कि आपके सपोर्ट पे नहीं, आपके खिलाफ कानून बने। ट्रिपल तलाक ले लीजिए, यानी केस में रजिस्ट हो या ना हो, चाहे मुसलमान लड़का वो एक महीने के वक्त पे रिटर्न उसने तलाक दिया हो, लेकिन कंप्लेन आने पर इन सारी चीजों को दरकिनार करके और आज के नौजवान को जेलों में डाल दिया जाता है। ये जुल्म और ज्यादती करने के लिए कानून आया है। सीएए जिसके खिलाफ मैंने रिजाइन किया, ये कैसा देश है, ये कैसा कानून है कि कानून में मजहबों का नाम लिखा जाता है, सारे मजहबों का लिखा जाता है और इस्लाम या मुसलमान का नाम नहीं लिया जाता। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है? ये आपके खिलाफ कानून बना। लव जिहाद और धर्म परिवर्तन का मामला ले लीजिए, कई रियासतों में कानून बनी और आपके नौजवानों को पकड़ पकड़ करके जबरदस्ती जेलों में डाला गया। जो बीफ व्यापार जिसमें मुसलमान सदियों से लगे हुए हैं और तौर तरीके से काम करते हैं, उनके व्यापार को कैसे खत्म किया जाए, उनको फिनेंशियल तरीके से उनको कैसे कट किया जाए, इस कानून को, काउ स्लॉटर एक्ट को एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में बना करके और हमारे लोगों को बाहर किया गया। तो आप समझ में आ गया कि आपकी सियासी बेवजनी, आपकी सियासी पिछड़ेपन का क्या और आपका क्या नतीजा निकला। ठीक उसी तरह से रियासतों में आ जाइए। आज पूरे भारत में मुफ्ती इस्माइल साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं। मुफ्ती साहब, आज पूरे भारत में जितने जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, लगभग 4150 के आसपास एमएलए हैं। उसमें मुसलमानों को 750 एमएलए चाहिए आबादी के साथ। आपके पास पता है कितने एमएलए हैं? 296, यानी 50% से भी कम एमएलए हैं। चाहे वो समाजी पॉलिसी हो, इक़्तिसादी पॉलिसी हो, चाहे वो तालीमी पॉलिसी हो या एरिया डेवलपमेंट का काम हो, ये सारा स्टेट के हाथ में होता है। और इन बेवजनी की वजह से यहाँ भी आपको मार खाना पड़ा। आपके एरिया में स्कूल्स नहीं है, आपके एरिया में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स नहीं है, आपके एरिया को मिनी पाकिस्तान का टैग लगाया गया है। आपका एरिया तो पावरफुल का सनत है। आपने कई बार डिमांड किया है सरकार से कि हमारे जो ट्रैवल पॉलिसी लाया है, क्या लाया गया? 2006 और 2008 में यहाँ पे ब्लास्ट हुए, आप ही के लोग मरे, आप पे जुल्म ज्यादती हुई और आप ही को पकड़ करके जेल में डाला। ये इसलिए हुआ कि
आपकी सियासी बेबसी। दोस्तों ये सारे फैक्ट्स हैं और इसकी वजूहात क्या है, मैंने किताब में लिखा है, मैं थोड़ा वक्त लूंगा, आपको बताना चाहूंगा। इसकी 3-4 वजह है। पहली वजह है, बहुत सारे यहाँ पे स्पीकर्स आए और बातों बातों में उन्होंने कई बातों का जिक्र किया जो मैं अभी आपको एक बुलेट पॉइंट में बताना चाहता हूँ। पहला रोल है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, दूसरा रोल है मीडिया और स्कॉलर्स का, तीसरा रोल है खुद हमारी कौम का और चौथा रोल है पॉलिटिकल पार्टियों का। पहला रोल है इलेक्शन कमीशन का। आप जाइए पूरे देश में, चाहे वो लोकसभा हो या स्टेट असेंबली हो, आपके 15 से 20% सीटों को जहां से आप चुन करके आ सकते हैं उनको शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व करके रखते हैं। यानी जहां से आप जीत करके आ सकते हैं वहां पे आप इलेक्शन ही नहीं करते। इसके बाद हमारे बुजुर्ग जिनकी बात आप पूरी तरह से सुन नहीं सके, इस किताब में एक वर्ड है एडवर्स जेरीमैंडरिंग। मैंडरिंग का मतलब है जब नदी चलती है ऐसे ऐसे, उसको मैंडरिंग कहते हैं। लेकिन एडवर्स जेरीमैंडरिंग का मतलब है कि आपके जो एरिया हैं उनको इस तरह से काटा गया है कि आप एमएलए नहीं बन सके, आप एमपी नहीं बन सके। दोस्तों, मैं अपने जिले से एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि मेरे जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है उससे कुछ दूर एक इलाका है जहां पे लगभग 1,10,000 मुसलमान रहते हैं। अगर उसको एक इलाके में ऐड किया जाए और 15 मुसलमानों को ऐड किया जाए तो लगभग 60-65% मुसलमान होते हैं। वहां से सिर्फ मुसलमान चुन करके आएंगे, कोई और चुन कर नहीं आ सकता। लेकिन उस एरिया को काट करके 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में जोड़ा गया, बागहा कॉन्स्टिट्यूएंसी में जोड़ा गया है, नरकटियागंज कॉन्स्टिट्यूएंसी में जोड़ा गया है और उसके बाद दौरिया कॉन्स्टिट्यूएंसी में जोड़ा गया और इस तरह से पूरे एरिया को खत्म कर दिया गया। यानी आप तीनों ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में माइनॉरिटी, इसको एडवर्स जेरीमैंडरिंग कहते हैं। और ये इसलिए हुआ है कि जब डिलिमिटेशन कमीशन का गठन होता है तो उसमें जो तासुब वाले जो मेंबर्स हैं उन्होंने ये काम किया। ये इलेक्शन कमीशन का हुआ, ऐसा नहीं कि हमारे लोगों ने इसको पॉइंट आउट नहीं किया। कांग्रेस के काल में अभी तक तो जितने डिलिमिटेशन कमीशन बने, आखिर में वाजपेयी सरकार ने 2002 में बनाया था, उसके पहले तो सारे कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूट किए थे। हमारे लोगों ने पॉइंट आउट किया कि आपके लोग गलत काम कर रहे हैं, लेकिन उसको सुधारा नहीं किया। दूसरी बात, इंटेलेक्चुअल्स और मीडिया। यहाँ का इंटेलेक्चुअल्स और मीडिया छोटी बातों को उठाता है। अगर अपर कास्ट हिंदू जो बड़े बड़े जो व्यापारी हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं, उनपे थोड़ी जुल्म और ज्यादती हो जाए तो उसको बार बार उठाया जाता है। लेकिन मुसलमान 1952 से लेकर के आज तक उनके पूरे हक को मारा गया है, सियासी तौर पर बिल्कुल उनको मार्जिनलाइज करके रखा गया है। इस बात पे मीडिया ने कभी चर्चा नहीं किया, यहाँ के इंटेलेक्चुअल्स ने कभी चर्चा नहीं किया। आपको मैं बता दूं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होते हैं और किसके कहने पर होते हैं? इंटेलेक्चुअल्स के कहने पे होते हैं, इलेक्शन कमीशन के कहने पे होते हैं। और उसमें क्या मुद्दे आते हैं? फंडिंग ऑफ इलेक्शन, छोटी पार्टियों को कैसे मैनेज किया जाए, क्रिमिनलिटी को कैसे हटाया जाए, ईवीएम को कैसे लाया जाए, ईवीएम को कैसे हटाया जाए, फंडिंग कैसे किया जाए, पार्टियों के फंडिंग को कैसे मैनेज किया जाए। इन छोटी छोटी और मीनिंगलेस टॉपिक्स पे कई कमिटीज गठित हुए, लेकिन मुसलमान इतने ज्यादा पिछड़े हुए हैं, पूरी तरह से मार्जिनलाइज है, इन बातों पे आज तक कोई चर्चा नहीं। तीसरी और सबसे जो इम्पोर्टेंट जो रीजन है वो कि हमने लीडरशिप डेवलप किया और इतने सारे लोगों ने कहा हमारे में जो लीडर्स पैदा हुए उनमें हमने एतमाद जाहिर नहीं किया। हमने अपना हक नहीं मांगा, हम पॉलिटिकल पार्टियों के पीछे भागते रहे, हमने अपना लीडरशिप डेवलप नहीं किया।
और हमेशा हम पहली कतार में बैठने के बजाय दूसरी और तीसरी कतार में बैठना वाजिब समझते, कंफर्टेबल समझते। दोस्तों मैं बता दूं कि मैं एएसपी लातूर था और वहां पे लगभग 25 से 30% मुसलमान हैं और वहां पे कभी भी इतना प्रतिशत किसी भी जमात का नहीं हो, चाहे वो गुजराती हो, मारवाड़ी हो, चाहे वो मराठा हो, चाहे वो दलित हो या सिविल हो, किसी का भी इतना परसेंटेज नहीं है। लेकिन मुसलमान वहां पे क्या मांगता है? बिलासपुर देशमुख से सर हमको म्यूनिसिपल का जो ये है उसको हमको नायब सदर बना, हमको डिप्टी चेयरमैन बना। अरे तो चेयरमैनशिप का पोस्ट मांगोगे तब तो बनाया जाएगा, तो खुद ही अपने को दूसरे और तीसरे नंबर पर रखते हो तो कौन तुम्हारी बात सुनेगा? आखिर में मैं आता हूं पॉलिटिकल पार्टियों का रोल। पॉलिटिकल पार्टियों ने हमेशा आपके वोट को लिया है, हमेशा आपको इस्तेमाल किया है, आपसे वोट ली है, सरकारें बनाई है, लेकिन आपको उस आजाद नहीं दिया। एक स्पीकर ने कहा कि मुसलमान ऐसे हैं जैसे ताज पत्ते की तरह, तेज पत्ते की तरह, यानी खाना बनाया जाता है, उसमें फ्लेवर डालने के लिए, टेस्ट डालने के लिए, और जैसे ही खाना हम शुरू करते हैं तो उनको किनारे करते हैं। जनाब असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि मुसलमान जो है यहाँ के पॉलिटिकल पार्टियों के बारात का बैंड पार्टी है, पूरे बारात को लेकर के चलता है, पूरी शादी करवाता है, लेकिन जब आखिर में जब रस्म और रिवाज होते हैं शादी का तो उसको साइड में बैठा देता है। आपको सेकुलरिज्म प्रोटेक्ट करने के नाम पर, सेकुलर सरकार बनाने के नाम पर बार बार आपको वोट लिया गया, लेकिन आपको आपका जायज हक नहीं दिया गया। आपको बता दूं इस किताब में, मेरी किताब की बहरहाल मैं कहना चाहता हूं कि आबादी के हिसाब से मुसलमान नेशनल लेवल पे 78 एमपी आज रिजर्व करते हैं, और आज आपके कितने एमपी हैं? 25 एमपी हैं। लगभग 53 जगह पे आपके एमपी चुन करके नहीं आए। ये 53 जगह आप रिजर्व करते हैं, यहां से आपके एमपी चुने जाए। महाराष्ट्र का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, यहाँ पे 48 सीटें हैं और आप 11% है महाराष्ट्र में, आपके 5 एमपी होने चाहिए। आपको कितना टिकट मिलता है? 1999 से लेकर के आज तक के रिकॉर्ड को देखा जाए, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 कांग्रेस ने सिर्फ एक टिकट दिया विधायक पटेल को अकोला से, और सिर्फ एक बार राष्ट्रवादी ने 2009 में आजम पानसरे को पुणे से टिकट दिया। महाराष्ट्र के आंकड़े आपको थोड़ा बताना चाहूंगा। महाराष्ट्र में लोकसभा के 17 इलेक्शन हुए, आपको अभी तक 76 एमपी मिलने चाहिए थे और आपको मिला है कितना? 18 एमपी मिले, यानी 25% से भी कम आपको मिला है। 75% से ज्यादा, और डेप्रीवेशन कितना है? 76% डेप्रीवेशन है। और ये इसलिए हुआ है कि आपने कभी असर्ट करने की कोशिश नहीं की, कभी आपने अपनी कुव्वत बताने की कोशिश नहीं की। आपको बताना चाहता हूं कि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं यहाँ पे मुसलमानों की आबादी 24 से 25% धुले मालेगांव में, 22% है औरंगाबाद में, वहां पे हमारा भाई इम्तियाज जलील एमपी है। अकोला में 20% से ज्यादा मुसलमान है, नांदेड़ में 20% से ज्यादा मुसलमान है, परवनी में 20% से ज्यादा मुसलमान है, भिवंडी में 20% के करीब मुसलमान है,
जो बॉम्बे की 5-6 सीटें हैं सब में 15% से 20% तक मुसलमान हैं, लेकिन कांग्रेस ने आज तक एक से ज्यादा टिकट नहीं। क्या सबसे ज्यादा यहाँ पे 24% मुसलमान है, क्या यहाँ से टिकट रिजर्व नहीं करते हैं? आजादी से लेकर के आज तक एक भी मुसलमान को यहाँ से टिकट नहीं दिया गया। 2009 और 2014 में अमरीश भाई पटेल को टिकट दिया गया। आपको पता अमरीश भाई पटेल किस कम्युनिटी से आते हैं? गुजराती माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं। माइक्रो माइनॉरिटी कम्युनिटी है जिसका इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1% भी वोट नहीं होगा। कांग्रेस ने उनको आप पे कर दिए और 24 से 25% आपको टिकट नहीं। और ये इसलिए हुआ कि आपने कभी अपनी जुबान नहीं खोली, आपने कभी अपनी ताकत नहीं दिखाई। तो मेरा ये बोलना है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, क्या इस बार आप अपनी ताकत दिखाएंगे? आप डिमांड करेंगे? देखिए, डिमांड करने के बहुत सारे तरीके हैं। जरूरी नहीं कि हम जा करके सभा करें। आप इस तरह के वर्कशॉप कीजिए, पुलिस वाले नोट करके लेके जाएंगे, वो नोट करेंगे। आप वर्कशॉप कीजिए, आप अखबारों में कॉलम लिखिए, हिंदी अखबारों में, मराठी अखबारों में और इंग्लिश अखबारों में, जिन अखबारों को वो पढ़ते हैं, आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कीजिए। आप जो है डेलीगेशन बनाइए और यहाँ के जो लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, जो मेन स्ट्रीम पार्टियां, यहाँ तो 2 ही पार्टियां हैं ना जिनको मुसलमान वोट करते हैं पार्लियामेंट में, आप उनके जो सीनियर लीडर हैं उनसे मुलाकात कीजिए और उनको समझाइए। यहाँ पे लोग बात नहीं मानते, आप दिल्ली जाइए, पैसे और वक्त खर्च कीजिए, 5 दिन रुकिए, उनका अपॉइंटमेंट लीजिए, उनसे मिलिए और उनसे असर्ट कीजिए और कहिए कि यहाँ पे हमारी आबादी 25% और ये हमारा सीट है और हमको टिकट दिया गया, तब हम आपको वोट करेंगे। और अगर आपने हमारे आदमी को टिकट नहीं दिया तो हम आपको वोट करेंगे कि नहीं, इसकी गारंटी हमें बताइए, ये करेंगे? दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये तो पार्लियामेंट की बात हो गई। आप असेंबली पे आइए, मौलाना यहाँ पे मौजूद है। आबादी के हिसाब से मुसलमान यहाँ पे 33 एमएलए रिजर्व करता है और आपको 9 से 10 एमएलए पे महदूद करके रखता है। 33 में से 9 को हटाइए, कितना बचता है? 24 एमएलए होते हैं और लगभग 16 या 15 इलेक्शन होते हैं। 24 को 15 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा? 360। आपके 360 एमएलए को चुराया गया। ये सीधा सीधा मैं फॉर्मूला बता रहा हूं। हो सकता है कि 1-2 एमएलए आगे पीछे हो जाए। 288 के तो यहाँ की असेंबली चलती है। आपके कई ऐसे एरियाज हैं जहां से आप चुन करके आ सकते हैं। लातूर, उदगीर, नांदेड़, किनवट, परभनी, माजलगांव, बीट, भिवंडी वेस्ट, जहां पे आपका एमएलए नहीं है, यहाँ का अपन मालेगांव आउटर, धुलिया, वर्सोवा, चेंबूर, ये पूरी लिस्ट में अपने किताब में लिख करके रखी है। जहां पे आपकी आबादी 30 से 35% है, लेकिन आपको टिकट नहीं दिया जाता। आपसे फिर मैं एक वादा करना चाहता हूं, क्या आप इन सारे एरियाज के लिए क्या आप आवाज उठाएंगे? देखिए, जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे तब तक आपको कोई हक नहीं देगा। ऐसा कहा जाता है कि जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक मां भी दूध नहीं पिलाती। ये तो पॉलिटिक्स है। आप चुपचाप अपना वोट देते रहेंगे तो खुश होते रहेंगे, आपको कुछ नहीं देंगे। और एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि आप में से जो अपना हक मांगेगा उसको ग्रांट किया जाएगा, उसको आउटकास्ट किया जाएगा, उसको कम्युनल बताया जाएगा।
उसको बाहर किया जाएगा, क्योंकि ये जो लोग हैं आपको सब कुछ देंगे, लेकिन आपको एमपी और एमएलए का टिकट नहीं देंगे। आप जाइए और कहिए कि सर इफ्तार में चलिए, दौड़े दौड़े आएंगे, टोपी भी पहन लेंगे, तंदूर भी खाएंगे, इनको दावत दीजिए बिरयानी का, आपके घर में चले आएंगे, इनसे स्कूल को परमिशन मांगिए, ये आपको दे देंगे। माइनॉरिटी कमीशन में जिसको कोई पावर नहीं है वहां पे आप मेंबरशिप मांगिए, आपको दे देंगे, लेकिन पीडब्ल्यूडी की कमेटी में आपको नहीं रखेंगे, डिफेंस की कमेटी में आपको नहीं रखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की कमेटी में आपको नहीं रखेंगे, यहाँ जो होम डिपार्टमेंट में कमेटी में आपको नहीं रखेंगे। ये तो छोड़िए, जिस दिन एमपी और एमएलए का आपने टिकट मांगा आपको ग्रांट कर देंगे। आपको क्या कहेंगे कि आपको जीतने की ताकत ही नहीं है, आप में विनेबिलिटी ही नहीं है, यानी ऐसी एबिलिटी जिससे आप चुप करके आ सके आप में नहीं है। आपने कभी क्वेश्चन किया क्या कि 2014 और 2019 में 48 सीटों से राष्ट्रवादी और कांग्रेस ने इलेक्शन लड़ा, उनके कितने लोग चुन करके आए? 2 या 3। हम तो यहाँ पे 5 सीटें डिक्लेयर करते हैं, हमको तो टिकट 2 टिकट देकर के देखो, तब विनेबिलिटी डिसाइड करो। अगर 5 टिकट देते हो, अगर हम 1 जीतते हैं तो आपका विनेबिलिटी रेट कितना होगा? 20%। उन्होंने तो 48 टिकट देकर के 2 हासिल किया, यानी उनका विनेबिलिटी है 4%। किसका विनेबिलिटी ज्यादा होगा? आप इस किताब को पढ़िए और आंकड़ों को समझिए, क्योंकि इलेक्शन जो है, इलेक्शन इज द गेम ऑफ नंबर्स। आखिर में मैं कहना चाहूंगा हाँ, मैं उस पे आता हूँ। और एक और बात आवाज उठना चाहिए कि आवाजें उठनी चाहिए? आवाजें उठनी है, वो किसके उसमें उठेंगे? देखिए आवाज अपने आप में प्लूरल है। ये आप सिर्फ एक अपनी बात बता रहे हैं, नहीं देखिए, उसका नुक्ता नहीं मैं उस पे आता हूँ, मैं उस पे आ रहा हूँ। देखिए आवाज जो है वो अपने आप में प्लूरल है, कभी भी वॉइस को वॉइसेस नहीं, मुख्तलिफ आवाजें उठती ना, एक मर्तबा जी। यही तो मैंने आपको कहा कि आप वर्कशॉप लीजिए, आप सभा लीजिए, आप डेलीगेशन लीजिए, आप कॉलम लिखिए, आप सभी पार्टियों को मिला करके आप जाइए और इनसे आप अपना हक मांगिए। अब जब तक आप मुत्तहिद नहीं होंगे आपको हक नहीं मिलने वाला। नहीं तो ये राष्ट्रवादी को अलग करेंगे, कांग्रेस को अलग करेंगे, इस पार्टी को अलग करेंगे, उस पार्टी को अलग करेंगे, और आप में जा रहे हैं। दोस्तों ये सारी चीजें हैं। आखिर में मैं कहना चाहूंगा, 2-3 बातें और बताना चाहता हूं। ये पॉलिटिक्स बुरी नहीं है, पॉलिटिक्स में जो आए हुए लोग हैं, जो मोरललेस हैं, उन्होंने गंदगी फैलाई है। आप एक बीड़ा उठाइए, इसको साफ रखें। और कैसे? अपने बच्चों को पॉलिटिक्स में ट्रेन कीजिए। आपको पता है कि हमारे यहाँ पर डेमोक्रेटिक सेटअप है, सारी ताकत जो चुनी हुई सरकार है उसके हाथ में है। ये आप लोग देखते हैं आईएएस और आईपीएस और ये इनकम टैक्स हो, ये ऑफिसर हो, फलाना ऑफिसर, ये सारे पब्लिक सर्वेंट हैं, ये बाबू है, ये क्लर्क है। एक्चुअल पावर जो है मंत्रियों के हाथ में, एक्चुअल पावर जो है वो एमपी और एमएलए के हाथ में है। आप अपने बच्चों को, जब इतनी सारी चीजें इनके हाथ में है, तो आप इस चीज में ट्रेनिंग क्यों नहीं देते? आप अपने जो नौजवान हैं, अपने बच्चे हैं, उनको पॉलिटिक्स में ट्रेन, उनको 15 दिन का, उनको 1 महीने का शॉर्ट कोर्स करवाइए। दिल्ली में, बॉम्बे में पॉलिटिकल साइंस के स्कॉलर्स बैठे हुए हैं, उनको बुलाइए और अपने बच्चों को ट्रेन कराइए। और मैं आखिर में कहना चाहता हूं कि दोस्तों, ये जो पॉलिटिक्स है, जैसे बच्चा पैदा होता है तो हम क्या कहते हैं, ये मेरा बेटा है, बड़ा हो रहा है, मैं इसको आईएएस बनाऊंगा।
ये मेरा लड़का बड़ा हो रहा है, मैं इसको IPS बनाऊंगा, इसको डॉक्टर बनाऊंगा, इसको इंजीनियर बनाऊंगा, इसको मैं बिजनेस में MBA कराऊंगा, इसको मैं बड़ा बिजनेस करवाऊंगा। लेकिन कभी आपने पॉलिटिक्स को एक प्रोफेशन के तौर पे देखा? जब आपका बच्चा बड़ा होने लगे तो कभी आपने कहा कि ये मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है और एक दिन जब बड़ा होगा तो इसको मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाऊंगा, ये मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है, ये जब बड़ा होगा तो मैं इसको इस तरह से परवरिश करूंगा, इसको इस तरह से गाइड करूंगा और इसको ऐसी किताबें दूंगा कि ये लेजिस्लेटिव, ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगा। दोस्तों, छोटे बच्चों को गाइड करने के बाद कई एग्जाम्पल्स हैं कि वो कई मुल्कों के सदर बने, चीफ मिनिस्टरशिप से छोड़ दीजिए। मैं एक बार यूपी गया था और वहां से कई लोगों से चर्चा हुआ तो कुछ लोगों ने कहा कि ये मेरा बेटा है और इसको मैं ट्रेन कर रहा हूं ताकि ये राज्य का मुख्यमंत्री बने। मुझे सुनकर के बहुत खुशी हुई कि ऐसा जज्बा, ऐसी ट्रेनिंग, ऐसी हिम्मत अफजाई आप अपने बच्चों को कीजिए, उनको ट्रेन कीजिए और कुछ नहीं तो कम से कम एक पाक, साफ, ईमानदार कॉर्पोरेटर बनाने का काम करें। दोस्तों, इस देश का जो मैदान है वो सेकुलर मैदान है, गंगा जमुनी तहजीब का मैदान है। यहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी है, मजहब कम से कम 10 तरह से, रीजनल डाइवर्सिटी है, सोशल डाइवर्सिटी है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है। इन सारे बीच रह करके हम सिर्फ अपनी गाना गा नहीं सकते, आपको अपने आप में एक शिद्दत लेकर करनी पड़ेगी। और वो कैसे कि जब आप फील्ड में उतरते हैं तो जब इलेक्शन होता है कई लोग खड़े होते हैं और वही आदमी चुन करके आता है जिसको लोग समझते हैं कि ये सबसे ज्यादा काबिल है, अच्छा पढ़ा लिखा है, मेहनती है, सबसे अच्छा नॉलेज है, ये हमारा काम करवा सकता है, ये तहसील का दौड़ लगा सकता है, ये पुलिस स्टेशन का दौड़ लगा सकता है, तब जाकर वो आदमी चुन करके आता है। आप अपने में सेकुलर लीडरशिप कर रहे हैं, आप सभी लोगों का काम कीजिए। आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब में जो जुल्म और ज्यादती होती है उसकी भी आवाज उठाइए, आप सड़कों की आवाज उठाइए, आप बिजली की आवाज उठाइए, आपके एरियाज को डेवलपमेंट से दूर रखा गया है उसकी आवाज उठाइए। और कई यहाँ पे स्पीकर्स ने कहा कि आपके जो लीडर्स हैं उन पे विश्वास रखना चाहिए। जैसे कई लोगों ने कहा कि ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसने पास्ट में कोई गलती नहीं की, उसका कोई राज नहीं रहा हो या उसका कोई ड्रॉबैक नहीं रहा हो। यह आपकी जिम्मेदारी है उसको कैसे अपना, कैसे उसको छुपाते। अगर आपके लीडर की कोई बुराई करता है कहीं चाय के दुकान पे बैठ करके या चौक चौराहे पे, तो आप जाकर के उसकी बड़ाई को करें। ये पूरे हिंदुस्तान में मैंने देखा है। जब मेरी ट्रेनिंग हो रही थी हैदराबाद में तो एक सीनियर IPS ऑफिसर आए थे राजस्थान के, वो कह रहे थे कि मुसलमान जो अपने लीडरशिप को नहीं मानता। दोस्तों, ऐसा वक्त आ गया है कि अब जो दूसरे जो लीडर्स हैं उनका पीछा करना छोड़ दीजिए। आप न्याय नहीं दे सकते, आप अपने लोगों पे एतमाद करना सीखिए, एतमाद जताना सीखिए। तभी जाकर के आपने 75 साल आपने लगाया, 17 इलेक्शन में आपने दूसरों को जिताया, 17 इलेक्शन जो ताकत है आपने दूसरों के हाथ में दी, अपने लोगों के हाथों में एक बात देकर के आपने। दूसरी बात है, मैं ये कहना चाहता हूं कि एक ऑनरेबल सिटीजन होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते, एक पढ़ा लिखा नागरिक होने के नाते आपका बिल्कुल ये हक है जब आप वोट करते हैं तो जिसको आप वोट करते हैं उससे सवाल करना।
जिन पार्टियों को वोट करते हैं उनसे सवाल करना सीखिए कि हमारे एरियाज को डेवलपमेंट से दूर क्यों रखा गया है, हमको टिकट से दूर क्यों रखा गया है। और जब तक आप सवाल नहीं करेंगे तब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा। आपके सवाल का मैं जवाब देना चाहता हूं कि मैं इस किताब का अभी तक रिलीज दिल्ली में हो चुका, बॉम्बे में हो चुका, बॉम्बे के बाद भिवंडी में हो चुका, चौथा जो रिलीज है वो मालेगांव में हो रहा है। और इस किताब का ट्रांसलेशन अभी तक 5 लैंग्वेजेस में शुरू हो चुका है। IIM काशीपुर उत्तराखंड में मौजूद है, वहां पे एक प्रोफेसर है जिन्होंने 3 सब्जेक्ट में PhD किया है। डॉक्टर बहारुल इस्लाम, आसाम से उनका ताल्लुक है। उनके किताब आपने किताब लगी और उन्होंने उसका ट्रांसलेशन बंगाली में करना शुरू किया। ये किताब इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के हाथ में लगी, उन्होंने मलयालम में इसका ट्रांसलेशन शुरू किया। मैंने खुद पुणे के लोगों को दिया है, मराठी में इसका ट्रांसलेशन कर रहे हैं, हिंदी और उर्दू में दिल्ली से इसका ट्रांसलेशन हो रहा है। दोस्तों ये किताब नहीं है और ये आंकड़े नहीं है, ये एक मूवमेंट है। मूवमेंट ऐसा है कि आपको राजनीतिक न्याय दिलाने की, सियासी इंसाफ दिलाने की, आपको पॉलिटिकल जस्टिस दिलाने की, और इस मूवमेंट को लेकर के मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जहां पे 78 आप डिजर्व करते हैं और आपको 25 मिला है, यानी 53 जगह, उन 53 जगहों पे मैं इस किताब को लेकर के जाऊंगा और आपको बेदार करने की कोशिश करूंगा। और आपसे बस एक ही एक्सपेक्टेशन है कि आप मुझे दुआ दीजिए और आप मेरा साथ दीजिए। बहरहाल मैं आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहूंगा कि जब पार्टीशन हुआ था तो ब्लेम मुसलमानों पे डाला गया, जबकि मुसलमान कुछ एक्स्ट्रा नेशनलिस्ट थे जो यहाँ पे रुके, उनको चॉइस था। और ये जो डिवीजन हुआ इसमें आपका कोई रोल नहीं था, ये पॉलिटिकल मिसकैलकुलेशन था, ये ऊपर के बैठे हुए लोगों ने किया था, आपका कोई रोल नहीं था। लेकिन रूलिंग समाज ने और उनके ऑपोजिट में जो संघ और RSS के लोग थे, उन लोगों ने ऐसा फैलाया कि भारत में रहने वाला मुसलमान इसके लिए जिम्मेदार है, उसके लिए आप कतई जिम्मेदार नहीं। और उस बोझ के तले आज तक आपने अपनी हक नहीं मानी। अब आप धीरे धीरे इस बोझ से निकल चुके हैं, ये बोझ से निकल चुके हैं, ये बैकलॉग से निकल चुके हैं, ये जो पुल फोर्स है इससे निकल चुके हैं। अब आप इक्वल सिटीजन है देश का, इक्वल नागरिक है इस कंट्री का, अपने हक को मांगिए और कहिए कि जब हम 78 डिजर्व करते हैं तो हमको 25 क्यों दिया गया। और उसी वक्त तक हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हमको आबादी के हिसाब से हमको टिकट नहीं दिया जाएगा। आप वादा कीजिए इसकी आवाज उठाएंगे। बहरहाल आप लोगों ने मुझे बुलाया और मालेगांव के जो पुरजोश लोग हैं, आप उन लोगों से मिलने की एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। आप सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, खास करके अब्दुल मजीद सिद्दीकी साहब का, मुख्तार अदील साहब का और उनकी जो मैनेजमेंट कमेटी में जो दीगर मेंबरान हैं उनका नाम मैं नहीं जानता, उन सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ के लोगों ने भी बहुत सारी बातें मेरे बारे में कही। मैंने कहा कि जब पॉलिटिक्स ही अल्टीमेट है रूल करने के लिए, मैं पॉलिटिक्स में आना चाहता हूँ, मैं आपको सर्व करना चाहता हूँ, मैं भारत के मुसलमानों को सर्व करना चाहता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि आप हक मांगिए और ये हक तभी मिलेगा जब आप पूरी तरह से अपने आप को आप एजुकेट करेंगे। तो बहरहाल जितने यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे जो स्पीकर्स हैं, मैंने इनको इनवाइट नहीं किया, यहाँ के जो मुंतखब कमेटी है उसने इनवाइट किया। जितने सारे स्पीकर्स आए हैं, चाहे वो मकामी में मुफ्ती कासमी साहब हों या दीगर अफराद हों, उनका मैं फिर से दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ पे दूल्हे मालेगांव और शहादा नंदुरबान जलगांव से लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं अपनी जगह लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।